हेलो एवरीवन, एसकेडी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। भारतीय इकोनॉमी किधर जा रही है, सोने और चांदी का क्या होने वाला है, ये समझने का शायद ये सबसे बेहतर समय है, क्योंकि ईरान अमेरिका वॉर लगभग समाप्ति की तरफ बढ़ चली है। युद्ध विराम तो हो चुका है, लेकिन जो थोड़ी बहुत खटपट है वो भी ऐसा लग रहा है कि अगले एक आध हफ्ते में उस पर भी पूरी तरह से शांति हो जाएगी। तो अब आपको मार्केट में क्या करना है ये समझने के लिए हमने इन्वाइट किया सीनियर इकोनॉमिस्ट शरद कोहली सर को। आज उस पॉडकास्ट का पार्ट 1 आप लोगों के सामने, बहुत जल्द पार्ट 2 भी लेके आऊंगी, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। लंबे पॉडकास्ट यहाँ इस चैनल पर छोटे पार्ट्स में आपके लिए हम लेकर के आते हैं, तो आपके समय की ये बचत होती है। और चलिए आपको दिखाते हैं इस पॉडकास्ट का पार्ट 1। बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच शालिनी। आपके फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सबसे पहले, क्योंकि मुझे इकोनॉमी, गोल्ड, सिल्वर सब समझना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना चाहूँगी। हमने पहले ये खबर देखी कि गवर्नमेंट ने बैंक्स को ये कहा है कि आपने जिसको भी लोन दिया है या जहाँ से भी आपने सोना मंगवाया है, पहले तो हमें वो आप इत्तला कीजिए। फिर मैं एक नई रिपोर्ट देख रही थी सर, उसमें ये मैंने पढ़ा कि 1 अप्रैल 2026 से कस्टम विभाग ने बैंक्स को डेजिग्नेटेड इंपोर्टर के तौर पे नोटिफाई नहीं किया है। जब मैंने पढ़ा तो मुझे मालूम चला कि अब बैंक्स बाहर से नहीं मंगा सकते हैं सोना। सिर्फ एमएमटीसी समेत 3 एजेंसियां हैं जिनके पास ये अधिकार रह गया है कि वो विदेशों से भारत में सोना आयात करें। तो ये क्या है, ये क्यों है, पहले कितने बैंक्स मंगाते हुए रह रहे थे, ये क्या पूरा गणित है? नहीं, पहले तो कोई भी मंगा सकता था। बैंक्स क्या, इट वाज एन ओपन इम्पोर्ट कमोडिटी। और मोदी जी ने जो अपील की थी, मुझे लग रहा है उसका एक फॉलोअप एक्शन है कि आप सोना मत खरीदिए। तो मुझे लग रहा है उनके बोलने का ज़्यादा असर बैंक्स के ऊपर हुआ है कि आप सोना मत खरीदिए पॉलिसी के ज़रिए। और 72 बिलियन डॉलर का शालिनी सोना पिछले साल भारत आया 25-26 फाइनेंशियल ईयर में। बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज यहाँ से गया। तो जैसा पहले भी हमने बात की थी कि प्रधानमंत्री जी ने देखा होगा कि भाई इतना फॉरेन एक्सचेंज किस चीज़ में जा रहा है, तो सोना उसमें से टॉप 2-3 चीज़ों में था। तो अब मुझे लग रहा है कि जो चांदी के साथ हुआ था, आपको याद होगा चांदी के ऊपर इंपोर्ट पर लाइसेंसिंग हो गई है। यानी कि अब चांदी का फ्री इंपोर्ट, गोल्ड, सिल्वर डस्ट हो गई, सिल्वर की ब्रिक्स हो गई, या कच्ची चांदी हो गई। 3 तरीके से चांदी आती है। तो वो चांदी अब आप फ्रीली नहीं मंगा सकते, आपको डीजीएफटी से अप्रूवल लेना पड़ता है, बाकायदा पर्पस बताना पड़ता है, कितना मंगा रहे हैं, क्या करेंगे इसका आगे, आप किसके लिए मंगा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसा लग रहा है कि सोने के लिए भी कुछ ऐसा हो सकता है। और गोल्ड मेटल लोन्स जो हैं, आपको पता होगा उसके लिए तो शायद कम लोग जानते होंगे कि कुछ इम्पोर्टर्स जब लोन देते हैं या बैंक जब लोन देते हैं तो गोल्ड टू गोल्ड लोन होता है। यानी कि वो क्या करते हैं कि गोल्ड मंगाते हैं वहाँ से और आगे गोल्ड ही लोन में दे देते हैं। उसमें कहीं पैसे का इस्तेमाल नहीं होता, उसको गोल्ड मेटल लोन कहा जाता है। तो वो गोल्ड मंगा के फिर उसकी, आप पूछेंगे इसकी वापसी कैसे होती है इस लोन की, तो या तो उनको गोल्ड ही वापस करना पड़ता है ज्वेलर्स को जब उनके पास हो, उसमें कुछ ऐड करके, या फिर उसको वो कैश के रूप में, यानी कि बैंक ट्रांसफ़र भी अपने लोन का कर सकते हैं ब्याज मिला के। तो सोने के कुल मिला के सारा इस बात का लब्बो लबाब ये निकल के आता है कि सोने के इंपोर्ट को लेकर भारत सरकार अब चिंता में आई है कि ये सोने का बेतहाशा इंपोर्ट, शायद गवर्नमेंट को कहीं लग रहा है कि ये इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है जितनी ज़रूरी क्रूड ऑयल है, जितना ज़रूरी फर्टिलाइज़र है, जितना ज़रूरी शायद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिसके मोबाइल फ़ोन बन के एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जितना ज़रूरी शायद खाने का तेल हो, जो किचन का तेल है, पाम ऑयल आता है बहुत भारी मात्रा में। सोना इतना ज़रूरी नहीं। हालांकि मुझे याद है मैं एक चैनल पर था कुछ समय पहले, मैंने शायद जिक्र भी किया था आपकी पॉडकास्ट में, और उस चैनल पे बहुत सारे बच्चे बैठे थे, यंग जेनजी बैठे हुए थे। तो ये सवाल उठा कि क्या सोने के बिना शादी हो सकती है? तो मैंने कहा हो सकती है। पहले तो दुल्हनें फूलों से सजाई जाती थी, तो भाई हो सकती है। तो एक किसी और पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा क्यों बच्चों वोट करो, हो सकती है कि नहीं हो? तो लड़कियां सारी बोल सकती नहीं हो सकती है। तो सोने को अगर हम अपनी संस्कृति, हम अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन से जोड़ के देखेंगे तो शायद ये रेगुलेशन लोगों को पसंद नहीं आएगा कि आप सोने का मिलना कठिन कर देंगे यहाँ पर, सोने का इम्पोर्ट। और 99% सोना तो शायद इम्पोर्ट किया जाता है। जो आपने भी जो कुछ पहना होगा तो उसमें 99% आपने इम्पोर्टेड चीज़ पहनी हुई है। तो उसको देखते हुए भारत सरकार चाहती है कि जो इसमें विदेशी मुद्रा भंडार खर्च हो रहा है उसको किसी तरह से नियंत्रित किया जाए। और ये जो 2-3 एजेंसीज अब मंगाएंगी, जिसमें एमएमटीसी सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। आपको पता होगा एमएमटीसी वैसे अब काम नहीं करता है, पर गोल्ड में ही काम कर रहा है। दिल्ली में बाकायदा एमएमटीसी का एक काउंटर है जहाँ पर जाके आप गोल्ड खरीद सकते हैं। उन्होंने एक छोटा सा काउंटर बना रखा है दिल्ली के कनॉट प्लेस में।
तो बैंक्स क्योंकि खुले तौर पर इसको इंपोर्ट कर रहे थे, और कुछ बैंक जिसमें फेडरल बैंक मुझे याद आता है नाम, वो तो गोल्ड लोन्स भी बहुत अच्छी मात्रा में देता है। जैसे आपको मुथूट हैं, मन्नापुरम फाइनेंस है, जो कुछ फाइनेंस कंपनीज हैं जो गोल्ड लोन्स देती हैं, बैंक्स भी इसी प्रकार देते थे। तो गोल्ड का लोन देना, गोल्ड को फ्रीली इंपोर्ट करना, सरकार ने सारा हिसाब मांगा है। आपको हैरानी होगी, जो लोन भी जो दिए हैं, मेटल के अलावा भी जो लोन लिए, उनका भी हिसाब मांगा गया है कि आखिर इतना सोना जा कहाँ रहा है। उनको ये हो रहा है सरकार को ये कि सोना कहाँ जा रहा है और क्यों इतना मंगाया जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पूल या लॉबी इसको इकट्ठा कर रही हो। अगर लोग रिटेल में खरीद रहे हैं फिर तो ठीक है, पर ऐसा तो नहीं कि कोई बड़ी मात्रा में कोई सोने की होर्डिंग यहाँ पर कर रहा है। चाइना जैसे चाइना कर रहा है, चाइना तो खैर राष्ट्र लेवल पे कर रहा है, पर तो मुझे लग रहा है सरकार ये सब जानना चाहती है। ऐसा लगता है शालिनी कि आज तक सरकार ने सोने के बारे में कभी इतना सोचा नहीं, और जब ये क्राइसिस आई क्रूड ऑयल की और विदेशी मुद्रा भंडार की, तब सडनली लगा सरकार को कि भाई सोना इतनी बड़ी मात्रा में आ रहा है। पर मुझे ये हैरानी है कि आज तक क्यों नहीं सोचा, क्योंकि अगर तीसरे नंबर पे इंपोर्ट की जाने वाली वस्तु सोना है तो डीजीएफटी के तो हमेशा ही ये नोटिस में था। तो शायद डीजीएफटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करती है, तो अब सोने के ऊपर लगाम कसी जा रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं शालिनी कि आने वाले कुछ सालों में आपको सोना बहुत आसानी से ना मिले, यानी बहुत आसानी से मतलब आप गए दुकान पे खरीद लाए। ज्वेलर्स को चिंता हो रही है क्योंकि ज्वेलर्स के लिए सोना मंगाना कठिन हो जाएगा, और अगर ज्वेलर्स के लिए मंगाना कठिन होगा तो लोगों के हाथ में पहुंचना कठिन हो जाएगा। और बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि भाई इससे क्या कीमतों पे फ़र्क पड़ेगा। अगर जिस चीज़ की सप्लाई टाइट होती है उसकी कीमत, आप अगर इकोनॉमिक्स के लॉ देखें तो उसकी कीमत हार्ड हो जानी चाहिए, उसकी कीमत बढ़नी चाहिए। पर कीमतें इसकी तय होती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसलिए कीमतों पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर मिलने पर हाँ ये ज़रूर है कि कुछ ब्लैक कुछ लोग करने का सोच सकते हैं, पर वो स्टेज अभी दूर है। वो तब होगा जब बहुत बड़ी मात्रा में शॉर्टेज हो जाएगी। और आने ये अभी तो देखना ये है कि इस किचन में पक क्या रहा है, कि सरकार में क्या चल रहा है। ये उसको रेगुलेट करेंगे, उसको रैशनिंग करेंगे, या उन लोगों पर पूछताछ की जाएगी। अच्छा, लोगों को तो ये डर है कि भाई हमसे भी तो नहीं पूछा जाएगा, कहीं आप खरीद रहे हो, आम आदमी आपके घर पे कितना सोना है। आपको याद होगा आपकी पॉडकास्ट में मैंने सलाह दी थी कि गोल्ड डिपॉजिटरी बैंक बना देना चाहिए। तो लोगों को अब लग रहा है कि भाई सोने को रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। कुछ सस्पेंस है थोड़ा। आई थिंक जैसे जैसे समय बीतेगा। पर मुझे लग रहा था शालिनी कि अब जब क्रूड ऑयल के दाम कम हो गए हैं, 78, 80, 79 आ गए हैं, तो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा जो तेज़ी से खाली हो रहा था, अब थोड़ा सा उस पर लगाम लगेगी। अब तो फिर तो हो सकता है फिर मामला ठंडा भी पड़ जाए जैसे पहले था। पर कुछ ना कुछ तो सोने पर होगा। शायद हिसाब लेके ही छोड़ दिया जाए कि सब ठीक ठाक है, सब चंगा है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। जो लोग मंगा रहे हैं वाकई में वो बिक रहा है। ज़्यादा तो ज्वेलर्स 60-70% गोल्ड तो शालिनी ज्वेलर्स मंगाते हैं। ज्वेलरी बनती है, उसकी ज़्यादातर ज्वेलरी बनती है, कुछ के कॉइन्स बन जाते हैं और वो चिप्स बन जाते हैं, बार्स बन जाती है, और बाकी का 30-40% सोना जो है वो निवेश में इस्तेमाल होता है। उसको ETFs मंगाते हैं, कुछ गोल्ड म्यूचुअल फंड्स अपने पास, हालांकि म्यूचुअल फंड में रखा नहीं जाता पर कुछ रखते हैं उसको। और एक और इंटरेस्टिंग बात शालिनी जो निकल के आई वो ये कि जो डिजिटल गोल्ड है, मुझे पता नहीं आज आपका ये सवाल है कि नहीं, पर मैं भूल ना जाऊँ इसलिए मैं इसको लेता हूँ। जो डिजिटल गोल्ड जिसकी हम अक्सर चर्चा करते हैं, जो अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट वाला है, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं उसका नाम नहीं लेता, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर बार बार ये इल्ज़ाम लग रहा था कि भाई आप अनरेगुलेटेड हो। सेबी ने भी वार्निंग दी थी। उन्होंने अपने आप को रेगुलेट करना शुरू कर दिया है। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स ने ऑडिटर्स अपॉइंट किए हैं, वो चेक करेंगे आके, अगर आप निवेश कर रहे हैं 1 ग्राम, तो भाई 1 ग्राम मेरे पास रखा है कि नहीं, आके देख लो, मेरे पास तो रखा हुआ है। तो दे आर स्टार्टिंग टू रेगुलेट देमसेल्व्स। और जो प्राइस की ट्रांसपेरेंसी है, आप जब उसको लिक्विडेट करते हैं तो वापस आपके पास कितनी जल्दी आता है, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने एक अपने ऊपर खुद ही एक रेगुलेशन बनाने की कोशिश करी है। तो वहाँ पर भी सोना उन लोगों को लेना कठिन होगा, क्योंकि मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, उसके पास उसको 500 किलो गोल्ड चाहिए, उसके बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं छोटे छोटे करके, तो उसको रखना पड़ता है पीछे गोल्ड। तो अब क्या वो रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, समय बताएगा, पर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अगर क्रूड ऑयल के दाम वापस $70 $65 आ जाते हैं तो शायद ये चलता हुआ रुक भी जाए।
हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जो बीच बीच में शिगुफा छोड़ते रहते हैं उसमें ये मुश्किल ही लगता है कि हो पाएगा। अभी आज फिर से मैं खबर देख रही थी तो उसमें यही था कि ईरान कह रहा था कि इस तरीके की भाषा तो नहीं चलेगी, हम नहीं मानेंगे। वो हम आगे समझेंगे। मैं एक लगे हाथ सर अपने चैनल पे भी फिर पोल कर ही देती हूँ, व्यूवर्स से मैं पूछती हूँ कि क्या बिना सोने के शादी हो सकती है? आप क्या इस तरह की शादी की मंजूरी देंगे या आप इसके समर्थन में? प्लीज मुझे कमेंट करके आप बताइए कि आप क्या बिना सोने के शादी कर सकते हैं? आप चाहे पेरेंट हैं, आप चाहे ब्राइड है, ग्रूम है, कुछ भी है, मुझे कमेंट्स करके आप बताइए। एक क्योंकि आप जवाब दे रहे थे तो मन में एक सवाल आया, आपने कहा एमएमटीसी ने दिल्ली में एक काउंटर बनाया हुआ है जहां से जाके हम फिजिकल गोल्ड खरीद सकते हैं। क्या क्योंकि एमएमटीसी वो गोल्ड दे रहा है तो मन में ये तो रहता ही है कि ये जरूर शुद्ध होगा। हम जब भी फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं सर तो मन में ये शंका रहती है कि कितना % शुद्ध है। तो क्या एमएमटीसी उस पर खरा उतरता है? वहां से जाके आप सलाह देते हैं फिजिकल गोल्ड लेने की? देखिए, एमएमटीसी जब अगर मंगा रहा है तो एमएमटीसी के कुछ पैमाने हैं, वो उनके पैरामीटर्स होते हैं। तो एमएमटीसी से तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वहाँ पर आपको शुद्ध नहीं होगा। पर आपने बहुत अच्छा ये सवाल उठाया। जब से शालिनी इम्पोर्ट ड्यूटी 6% से 15% हुई तो सुनने में आने लगा, कहाँ तक सच है ये तो एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है, कि स्मगलिंग गोल्ड की शायद बढ़ रही है। कहाँ से हो रही है मुझे नहीं मालूम। लोगों के जूतों में, अभी किसी एयरलाइन में टॉयलेट में सोना निकला। पर हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं अभी। नेपाल में कुछ ऐसी जगह हैं शालिनी जहाँ पर लोग लंच करने इंडिया आ जाते हैं, फिर काम करने वापस चले जाते हैं, फिर रात को इंडिया आके सो जाते हैं, सुबह काम पे वहाँ चले जाते हैं। तो बहुत पोरस बॉर्डर हैं, बहुत आप आसानी से आ जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है इस पर भी भारत सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों को दिक्कत ये आएगी कि अगर वो स्मगल्ड गोल्ड इंडिया आता है तो स्मगल्ड गोल्ड के साथ दिक्कत ये आती है कि आप उसकी शुद्धता कैसे पहचानेंगे। आपको हर बार, बल्कि मेरे पास कोई आया, उसने मुझसे पूछा कि गोल्ड की हम कैसे, तो उसने कहा जी मैं शायद वो ब्रिक खरीदना चाहते थे क्या। तो मैंने कहा आप इस ब्रिक के 5 टुकड़े कर दीजिए। 1 किलो की ब्रिक, अगर 1 किलो अब 1,45,00,000 के आसपास का है, 46। मैंने कहा आप इसके 5 पीसेस कर दो। कहता है जी इतनी सुंदर ब्रिक है तो टूट जाएगी। मैं टूट जाएगी तो टूट जाएगी। आप 2 फायदे हैं आपको, एक तो आप उसको यूनिटाइज फॉर्म में लिक्विडेट कर पाएंगे, दूसरा उसके अंदर क्या है देखिए तो सही, और ब्रिक को तोड़ के उसके अंदर से उसको टेस्ट कराइए। जो अंदर का हिस्सा जो टूट के निकलता है, ऊपर से मत टेस्ट कर। लोग क्या करते हैं उसको ऊपर से टेस्ट करा लेते हैं। तो ऐसा भी सुनने में आया शालिनी कि ऊपर की लेयर सोने की थी, जैसे जैसे उस लेयर के अंदर का जो हिस्सा था वो उसमें खोट था, उसमें दूसरा मेटल मिला हुआ था। तो तस्करी के साथ, स्मगलिंग के साथ ये सब चीज़ें फिर साथ में आती हैं, बिकॉज उसमें ख़राब गोल्ड भी आ जाता है, उसमें इम्प्योर गोल्ड भी आ जाता है, उसमें नकली भी आ जाता है। तो आई थिंक समय अब आ गया है कि लोगों को गोल्ड खरीदते टाइम थोड़ा सा और ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए उसकी प्योरिटी के मामले में, क्योंकि ये जो स्मगल्ड गोल्ड की खबरें आती हैं ये थोड़ी चिंता में डालती हैं। गोल्डमैन सैश की अब मैं रिपोर्ट की बात करूंगी सर आपसे। 2026 के एंड तक उन्होंने कहा था कि 5,400 गोल्ड हो सकता है। अब इसको कम करके उन्होंने 4,900 कर दिया, और ये तो ईयर एंड की बात है। अभी हाल फिलहाल के लिए तो उनका ये कहना है कि 4,200 तक भी गोल्ड आ सकता है। तो ये तो कोई भी जो भी सोने में निवेश करता है उसके लिए बड़ी चिंता भरी बात हो जाएगी। क्या ये वाकई संभव है? शॉर्ट टर्म का पहले मैं समझूंगी सर। 4,200 तो चल ही रहा है। हाँ। इस समय 4,190 है आज जब हम बात कर रहे हैं। आपकी इजाज़त कहें हुए तो मैं डेट डाल दूं आज इस पर, क्योंकि 22 जून है, इस समय दोपहर का वक्त है। तो $4,190 के आसपास, $4,200 तो ऑलरेडी चल रहा है। हाँ। पर इसमें एक सवाल आप मेरे से पूछ सकती थी। गोल्डमैन सैक्स ने कहा, मॉर्गन स्टैनली ने कहा, लोग जो कमेंट करते हैं कि भाई अगर गोल्डमैन सैक्स इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर है और गोल्डमैन सैक्स के पास, ऐसा सुनने में आता है, गोल्ड रिजर्व भी है, तो गोल्डमैन सैक्स की भविष्यवाणी सुन के तो लोग तसल्ली लेते हैं, लोग उस पर यकीन करते हैं। तो अगर गोल्डमैन सैक्स ही अपनी भविष्यवाणी बदलता रहेगा तो इसमें गोल्डमैन सैक्स क्या हुआ? क्षमा चाहूँगा मैं। पहले आपने कहा 5,500, अब आपने कहा कि 4,900, फिर आपने ये तो कोई भी कर देगा। तो इसमें गोल्डमैन सैक्स वाली क्या बात हो गई? पहले तो मैं ये बात उठाना चाहूँगा, गोल्डमैन सैक्स ने अगर कहा कि साल में इतना होगा 5,600, 5,400, तो इतना होना चाहिए। गोल्डमैन सैक्स में एक आम ज्योतिषी की प्रेडिक्शन में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। तो मैं परिवेश के हिसाब से वो बदलते हाँ, ये तो अगर आप बदलते रहे तो ये तो जो प्राइस दिख रही है वो तो कोई भी कह दे ये तो ऐसा हुआ, ऊपर बादल दिखे आज बारिश आएगी, ये तो वही बात हो गई। तो मेरे में IMD में क्या फर्क हो गया फिर? ये इसका एग्जाम्पल अब यहाँ से, मैंने बादल देख के कहा आज बारिश आएगी, IMD ने अगर मुझे 2 दिन पहले नहीं बताया, मुझे सुबह बताया बारिश आएगी, तो मुझे बादल दिख रहे हैं ऊपर। तो ये कुछ ऐसा ही है। तो मुझे लग रहा है गोल्डमैन सैक्स का ये बार बार रिवाइज करना
ऐसी एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी को इरोड करता है। इन पे आगे से लोग मेरा जो अपना चैनल है शरद कोहली ऑफिशियल, उस पर मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, तो मैंने 8 एजेंसीज की फोरकास्ट दी थी। उसमें जो एवरेज फोरकास्ट आ रही थी उन सबकी मैंने एवरेज निकाली, $6,000 के करीब जनवरी फरवरी 2027 तक निकल के आ रही थी। तो अब इसको डाउनवर्ड सारे रिवाइज करते जाएंगे तो ये तो इसका मतलब ये निकलता है शालिनी कि गोल्डमैन सैक्स को ट्रेडिंग के बारे में या ट्रेडिंग पे जो सट्टा लगाया जा रहा है उसके बारे में पूरी रिसर्च की शायद कमी आ रही है, क्योंकि वो रिसर्च होनी चाहिए कि आप प्रिडिक्ट कर सकें कितना होगा। ये ठीक है कि जियोपॉलिटिकल रीजंस, जियो इकोनॉमिक रीजंस और ये अमेरिकन फेड ने जो इंटरेस्ट रेट्स की बात करी वो सब उनको मालूम नहीं था, पर फिर भी मैं मानता हूँ कि वहाँ पर ऐसे ऐसे रिसर्च एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट हैं जो कि एक रीजनेबल 6-8 महीने तक तो कम से कम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप 6 साल तक नहीं करें तो मुझे सख्त एतराज़ है गोल्डमैन सैक्स की इस प्रेडिक्शन के बार बार रिवाइज करने से, क्योंकि ये ऐसे ही हो गया कि मैं सड़क पे चलते हुए बादल देखूं कहूँ आज तो बारिश आएगी, तो मेरे में और IMD में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। लेकिन वो सवाल तो वहीं का वहीं रह गया कि फिर होगा क्या गोल्ड का। देखिए इतना बियरिश होने की ज़रूरत है गोल्ड में? देखिए शॉर्ट टर्म में जो दिक्कत क्या है कि आप 2 से 6 महीने के ट्रेंड को 2 से 6 साल का ट्रेंड नहीं मान सकते। पहली बात तो आप बिकॉज लोगों की गोल्ड सिल्वर के मामले में पेशेंस कम हो गई है। इतनी दौड़ देखी, इतनी ऊंचाई देखी, नए नए रिकॉर्ड देखे, अब लोगों से सब्र नहीं हो रहा है और लोग गोल्ड को अपना सब कुछ समझ बैठे थे। तुम ही हो, बस जो कुछ हो तुम ही हो, मार्केट्स भी छोड़ो, प्रॉपर्टी भी छोड़ो, FDs भी छोड़ो। तो अब आप, और गोल्ड है पेशेंस वाली चीज़, मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर भी दोनों पेशेंस से रखने वाली चीज़ है। अब आप रखने वाली चीज़ को अगर दिन में 3 बार उसके रेट्स देखने लगेंगे तो इसमें गोल्ड बेचारे का कोई कसूर नहीं है। तो ये करेक्शंस, एक और मैंने वीडियो डाला अपने चैनल पे अभी शालिनी 2 दिन पहले, उसमें मैंने बताया कि मैंने हिस्ट्री उठा के देखी 2008 में क्या हुआ, 2013 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ। इन तीनों फेसेस में करेक्शन आए, करेक्शन और कंसोलिडेशन ये गोल्ड की साइकिल का एक हिस्सा है। और ये जो पहले कंसोलिडेशन थी, अब थोड़ी करेक्शन आई है। आपने कहा कि 25% से ज़्यादा की करेक्शन इस समय आ चुकी है, लगभग 27% के आसपास की करेक्शन आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। पर अगर आप पन्ना पलटें और 2023 पर जाएं, 2023 के एंड पे जाएं तो 50,000 रुपये होती थी, 50-55 हज़ार रुपये। तो वहाँ से तो अभी भी हम करीब करीब 3 गुना के आसपास खड़े हुए हैं। तो आई थिंक दीज करेक्शंस आर पार्ट ऑफ द साइकिल। ये करेक्शंस हेल्दी हैं, यहाँ से कंसोलिडेट होगा। और सबसे बड़ी बात कि एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की एक सर्वे रिपोर्ट आई, आपने शायद उसके बारे में सुना होगा। इसके बारे में भी मैंने, क्योंकि मेरा जो चैनल है वहाँ गोल्ड पे के ऊपर काफ़ी चर्चा होती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट में उन्होंने एक सर्वे किया। उस सर्वे में शालिनी उन्होंने दुनिया भर के सेंट्रल बैंक से बातचीत करी और बातचीत करके उनसे पूछा कि आप कितना गोल्ड ले रहे हैं, आगे कितना लेंगे, क्या डॉलर की जगह आप गोल्ड लेंगे, आपके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उसकी अब कॉम्पोजिशन कैसी है। तो उन सब ने लगभग 85 से 90% बैंक्स ने कहा कि हम गोल्ड लेना रुकने नहीं वाले हैं और हम गोल्ड लगातार ले रहे हैं और हम सब डॉलर के एसेट्स को लिक्विडेट कर रहे हैं और गोल्ड को धीरे धीरे रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है ये सबसे बड़ा सूचक, मेरे लिए सबसे बड़ा इंडिकेटर ये है जो सेंट्रल बैंक्स का बुलिश होना है। और अहम बात कि ये जो करेक्शन आई है, जो हम $5,400 से आज हम $4,200 पे, भारतीय रुपए में बात करते हैं, 1,80,82,000 से आज हम 1,45,000 के ऊपर खड़े हुए हैं। किसी भी सेंट्रल बैंक ने सिवाय रशिया क्योंकि वो भी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में था, किसी भी सेंट्रल बैंक ने, टर्की की हालत ख़राब है इकोनॉमी की, थोड़ा बहुत उन्होंने बेचा, किसी भी सेंट्रल बैंक ने गोल्ड नहीं बेचा है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सेंट्रल बैंक ने नहीं बेचा है तो ये $5400 से या 1,80,000 से 1,40,000 कैसे? मैं डॉलर बोलता हूँ क्योंकि भारत में जो खरीद बेच होती है वो तो रिटेल लेवल पर होती है, तो इसलिए मैं डॉलर में ही बात। तो 5,400 से ये $4,200 तक आया, तो आखिर ये किसने बेचा? कुछ बेचा ना, तभी नीचे आया। अगर $1,200 की करेक्शन आई तो ये सारा का सारा जो खेल है ये कॉमिक्स का खेल है। ये कमोडिटी एक्सचेंज जो न्यूयॉर्क का है वहाँ पर ये बिका है। और हम लोगों की मेरी जो अपनी टीम है वो कॉमिक्स के जो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस है, क्योंकि आपके इस चैनल पे तो ट्रेडिंग की भी बात होती है तो मुझे टेक्निकल बोलने में हिचकिचाहट नहीं होती। वहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस इस समय सोने पर बनी हैं और उनके जो शॉर्ट के, हम लोग शॉर्ट का जो डेटा स्टडी करते हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हुई है और शॉर्ट बिल्डअप भी है इस टाइम।
तो शॉर्ट बिल्डअप की वजह से ये इतना प्रेशर में है। और ज़्यादा शॉर्ट बिल्डअप जब हुए शालिनी, जब केविन वॉश ने अनाउंसमेंट करी कि आने वाले शायद 6 महीने में हम फेड के रेट्स बढ़ाएंगे, हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे, तो उसकी वजह से आपको पता ही है, माना जाता है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की बात होती है तो लोग ऐसा मानते हैं, क्योंकि सोना कुछ डिविडेंड तो देता नहीं है, सोना तो रखने वाली चीज़ है, तो उनको लगता है कि फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस उम्मीद में वो शॉर्ट बिल्डअप होता है। शॉर्ट बिल्डअप होता है, आप बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े करते हैं और मंथ ऑन मंथ उनको रोल ओवर करते हैं जब तक हालात सुधरते। अभी यही कोई ऐसी खबर आ गई जिसमें मान लीजिए डी डॉलराइजेशन, अब ब्रिक्स का समिट आज दिल्ली में शुरू हो रहा है, मान लीजिए वहाँ पर फिर से चर्चा आई ब्रिक्स करेंसी की या डी डॉलराइजेशन, मुझे लग रहा है सबसे बड़ा ट्रिगर सोने के टर्न अराउंड में, घूमने में होगा जैसे ही आपको वैश्विक स्तर पर कहीं पर डी डॉलराइजेशन का सुनाई देगा। और अगर आप मुझसे पूछें व्यक्तिगत तौर पे, वैसे मैं भविष्यवाणी करता नहीं हूँ और मैं पीरियड बोलता हूँ ना, मैं हालांकि 2 से 5 साल तो मैं लगातार बोलता हूँ, पर ऐसा कोई महीना या ऐसी कोई प्राइस नहीं बोलता हूँ। पर मुझे लग रहा है शालिनी कि ये जो नवंबर में मिड टर्म है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक टेस्ट है और डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग वहाँ गिरी हुई है, रिपब्लिकन्स इनके क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं। तो प्राइमरीज जब शुरू होंगे और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की पकड़ सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कम होगी तो वहाँ पर फिर इनके द्वारा लागू की गई पॉलिसीज़ भी कमज़ोर पड़ेंगी। और आपको मैं एक हैरान करने वाली बात बताऊँ जो शायद लोगों ने सुनी नहीं हो, कि अंदर से मुझे पता लगा है, ये खबर गलत भी हो सकती है पर बहुत जगह से आ रही है इसलिए मुझे गलत लगती नहीं है, कि सोने को अमेरिका में जानबूझ के दबाने की कोशिश की जा रही है, उसकी कीमत को दबाने की कोशिश की जा रही है इन शॉर्ट्स के थ्रू। जो मैं शॉर्ट बिल्डअप कह रहा हूँ ये जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि उनको अब बेसिक इकोनॉमिक्स तो ट्रंप साहब जानते हैं, इतनी तो बिजनेसमैन है, इतनी इकोनॉमिक्स जब देश चला रहे हैं नहीं चला रहे, जो भी कर रहे हैं आप पता ही है आपको, चला रहे हैं कैसे चला रहे हैं दुनिया जानती है, पर इतनी इकोनॉमिक्स वो जानते हैं, उनको ये पता लग गया है। और आप क्या समझते हैं, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स जब यूएस की ट्रेजरी को बेच रहे हैं तो क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल पता लग रहा होगा। और क्या उनको ये नहीं पता लग रहा होगा बेच के क्या ले रहे हैं? उनको ये भी पता लग गया है कि बेच के सोना लिए जा रहे हैं। उनको अब ये डर लगने लगा है कि हमारे डॉलर का भविष्य खतरे में है और सोने का भविष्य उज्जवल है। तो वहाँ पर जानबूझ के कॉमिक्स में ये कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े करे जा रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस प्रकार युद्ध के दौरान अमेरिकन मार्केट्स नए ऊंचाई छूती रही। पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, डाउ, S&P, नैस्डैक। युद्ध के दौरान पहली बार मैंने देखा कि कोई देश युद्ध में है और उसकी शेयर मार्केट बल्ले बल्ले है। तो वो भी एक आर्टिफिशियल पंपिंग है, ऊपर को है, सोने को आर्टिफिशियल पंपिंग नीचे को है, क्योंकि डॉलर के बाद केवल और केवल सोना है जो डॉलर की जगह मेजर ऑफ वैल्यू बन सकता है। तो मुझे इसमें कहीं आर्टिफिशियल चीज़ जो होती है ना वो ज़्यादा टिकेगी नहीं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कितनी भी कोशिश कर ले गोल्ड के प्राइस को डाउन करने की, मेरी जो समझ कहती है वो सर यही है कि गोल्ड की तरफ तो लोग जा भी इसलिए रहे हैं ना क्योंकि ट्रंप की क्रेडिबिलिटी, अमेरिका की क्रेडिबिलिटी कम हुई है। आप रशिया का पैसा दबा के बैठ जाओगे तो जो छोटे देश हैं वो तो यही सोचेंगे ना, जब रशिया का तुमने मार दिया तो हमारा पैसा तो फिर को तुम कभी भी ले लोगे। तो वो कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को गोल्ड में वो जो सेफ हेवन हम कहते हैं अब देशों को दिखाई देना शुरू हो चुका है। आपने बहुत अच्छी बात करी, आपको क्षमा करें टोक रहा हूं मैं, आपने एक बहुत अच्छा सेंटेंस बोला कि डोनाल्ड ट्रंप को अब ये लग रहा है और लोगों को ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, इस वजह से लोग सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि मेरी हरकतों की वजह से लोगों की अमेरिका के प्रति विश्वास उठ रहा है और वो सोने को लगातार खरीद रहे हैं। तो क्यों ना मैं सोने की प्राइस को दबाऊं, क्यों ना मैं सोने की प्राइस को नीचे रखूं। और मुझे एक बहुत ही हैरान करने वाली बात पता लगी शालिनी पीछे, कि डोनाल्ड ट्रंप दिन में 59 ट्रेड्स करते हैं ऑन एन एवरेज अपने मोबाइल फ़ोन से। आपने कभी सुना है कि कोई राष्ट्र अध्यक्ष अपनी चेयर पे बैठ के और वो स्टॉक मार्केट के सारा दिन ट्रेड्स करता रहे? स्टॉक मार्केट और शायद कमोडिटी मार्केट की, जिसके हाथ में पॉलिसी मेकिंग है, जिसके एक पोस्ट से ट्रुथ सोशल पर वर्ल्ड की मार्केट्स हिल जाती हैं, चाहे कमोडिटी मार्केट्स हो चाहे शेयर मार्केट्स हो। आज भी ऐसा ही है, वो खुद 59 ट्रेड्स कर रहे हैं
अब आप इसका क्या मतलब समझते हैं? वहाँ की सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन क्या आँख पे पट्टी बांध के बैठी है? उनको देखना चाहिए कि क्या इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग, अगर ये इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है तो फिर इनसाइडर ट्रेडिंग और क्या होती है? राइट। तो ये तो जैसे जैसे नवंबर आएगा, जो मेन बात है, लोग इंटरेस्टेड इसमें रहते हैं, यार ये बताओ कि जाएगी कहाँ है, जो आपने पूछा आगे। तो मुझे लग रहा है जैसे जैसे नवंबर आएगा, हम नज़दीक जाएंगे, इनका ध्यान इलेक्शंस पे जाएगा और इनको वो काम करने पड़ेंगे जो अमेरिकी जनता को पसंद है। अभी तक अमेरिकी जनता इनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं है। तो जब इनका ध्यान हटेगा और तब डॉलर अपनी नेचुरल चाल पर आएगा, सोना अपनी नेचुरल चाल पर आएगा, स्टॉक मार्केट्स इनकी अपनी नेचुरल चाल पर आएंगी, तो आई थिंक इट विल रिकवर। पर मैं मानता हूँ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है शालिनी लोगों के लिए सोने को परचेज करने की। कोई खरीदने की सलाह हम नहीं दे रहे, पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके अगर इकट्ठा कर सकते हैं, इसको रखिए, इसमें ट्रेड मत करिए, इसको रखिए और रख के आप आराम से बैठें, वेट फॉर 2 to 5 years एंड यू विल सी द डिफरेंस। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत मदद हुई होगी आपकी इस पॉडकास्ट को देख के, इकोनॉमी को भी समझने में, गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट को भी समझने में। लेकिन ये जो हम एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं हमारे लंबे पॉडकास्ट को छोटे रूप में इस चैनल में लेके आने के लिए, उसके लिए आपको चैनल करना है सब्सक्राइब।